नमस्कार दोस्तों। आज ये हमारा तीसरा और अंतिम भाग है ऐतिहासिक स्थलों को लेकर के। इसके बाद हम लोग कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो हमारा पहला वीडियो था कि किस तरीके से 1998 में उत्तर प्रदेश की पहली पर्यटन नीति आई थी और उसी के अंतर्गत प्रदेश में जो पर्यटन को है वो उद्योग का दर्जा दिया गया था। साथ में जो पर्यटन विभाग था उसकी स्थापना 1956 में की गई थी और पर्यटन निदेशालय 1972 में स्थापित किया गया। जो ग्रामीण पर्यटन नीति यानी कि ग्रामीण के लिए जो पर्यटन का जो विकास करने की नीतियाँ लाई गई थी वो 2015 में लाई गई थी। साथ में बात करें, कई सारे परिपथ बनाने की बात की गई थी। एक तो 1998 में 7 परिपथ लाए गए थे, उसके बाद में 2016 में 7 और परिपथ इसमें ऐड किए गए थे। हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर कोई विदेशी भारत में टहलने आ रहा है तो सबसे पहले नंबर पर वो आगरा को प्रेफर करेगा, यानी कि वो चाहेगा कि हम आगरा में जाएं, वहाँ पे टहलने जा कर के। दूसरा नंबर होगा लखनऊ का, तीसरा बनारस का। इस तरीके से क्रम याद रख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें किस तरीके से स्थलों के बारे में। तो सबसे पहला ये आप मैप देख लीजिए, जो हम डिस्ट्रिक्ट इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जो पहला है फतेहपुर सीकरी, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में लेकर के, नॉर्मल जो जीएस हमारा नॉर्मल जनरल नॉलेज है वहाँ से भी क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी जो है वो इतिहास के अंतर्गत बहुत ही स्थापत्य कला का स्थान रखता है। तो क्या है इसमें भाई, आगरा के पास में है ये, ठीक है। और यहाँ पर 1578 से 1588 तक क्या हुआ, मुगल साम्राज्य की राजधानी रही है। तो इसको आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रारंभिक राजधानी जो मुगलों की थी वो क्या थी। आपको पता है कि जो मुगल साम्राज्य की स्थापना वो बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, पानीपत के युद्ध के दौरान। आगे क्या है, यहाँ के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है स्थापत्य कला, यानी कि यहाँ के जो मोनूमेंट बने हुए हैं, जो हेरिटेज साइटें हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले बात करें, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आपका कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। जामा मस्जिद आपका फतेहपुर सीकरी में है। अगर जोधाबाई का महल देखें फतेहपुर सीकरी में मिलेगा। जो बीरबल का महल, पंचमहल और मरियम महल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग सभी जितने पॉइंट हैं ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये जो फला जो ये आपका स्थापत्य या मोनूमेंट कहाँ पे है, तो आपको बताना है कहाँ पे है, आपका फतेहपुर सीकरी में है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि साथ में हम जिस ज़िले की बात करेंगे वहाँ का जो ODOP के अंतर्गत प्रोडक्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था आगरा में क्या है, जो लेदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए यहाँ पे फेमस है ये। आगे बात करें अगर बदायूं क्यों फेमस है भाई, देखते हैं। बदायूं जो है सल्तनत कालीन सबसे महत्वपूर्ण सूबा था। आपको पता होगा जो एक तरीके से 1206 में दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किस वंश का था, गुलाम या मामलूक वंश। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वंश के लोगों के द्वारा की गई थी, तो कौन सा वंश था वो, मामलूक वंश था। मामलूक या इस तरीके से गुलाम वंश, कुछ भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम था उसका नाम था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश इसी टाइम पे यानी कि 1200 वही उसी यानी कि 13वीं शताब्दी में बदायूं का सूबेदार था, यानी कि इक्तेदार था। और उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत में जो बदायूं था वो बहुत ही महत्वपूर्ण सूबा हुआ करता था, ठीक है। साथ में बात करें अगर, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया यहीं के थे, ठीक है। आगे बात करें क्या है, अकबरकालीन जो प्रमुख इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूनी वो यहीं के थे। यानी कि सीधा सा बोल सकते हो जो अकबर के दरबार में इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूनी, उन्हीं के नाम पर बदायूं जिले का नामकरण हुआ है, ठीक है। आगे बात करें अगर बदायूं का हम ODOP के बारे में, तो जो जरी जरदोजी है वो यहाँ का प्रमुख एक तरीके से प्रोडक्ट सामने लाया गया इसको बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट की हम, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा स्थान है मेरठ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी मुख्य रूप से शुरुआत यहीं पे हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं कि जो यहाँ की शुरुआत हुई 10 मई को हुई थी। जो हमारा एक तरीके से 57 की क्रांति थी वो 10 मई को शुरू हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पहले कुछ कारण नहीं थे इसके लिए। अगर हम फरवरी 1857 की बात करें तो फरवरी 1857 में जो बेरमपुर छावनी है वहाँ की 19 नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक हैं उन्होंने क्या किया था, बंदूक को
यूज करने से मना कर दिया था। रीज़न क्या था, उसमें जो गोली लगती थी उस पे चर्बी लगा होता है, उस चर्बी को दाँत से तोड़ना पड़ता था। तो ऐसी एक तरीके से खबर फैल गई, जो चर्बी है वो गाय के मांस और सूअर के मांस से इस तरीके से बनाई गई थी। तो हमारे हिंदू समाज में इसको वर्जित माना जाता है, तो इसलिए मना कर दिया। तो वहाँ से छोटा-सा विद्रोह निकल के आया और बैरकपुर छावनी में यानी कि मार्च 1957 में बैरकपुर छावनी, जो आपका पश्चिम बंगाल में है, वो 34 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक जो हैं मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और वहीं से एक तरीके से चिंगारी जली, जो 10 मई आते-आते एक धधकती हुई आग बन चुकी थी। तो मेरठ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। देखते हैं ये क्या महत्वपूर्ण है। साथ में अगर आपको बता दें, जो मेरठ के एक लगा हुआ ज़िला है जिसका नाम है बागपत, और बागपत में 57 की क्रांति के दौरान एक नाम निकल के आता है, वो शाहमल, शाहमल का संघर्ष। रीजन क्या था, बागपत ज़िले के एक बड़ौत क्षेत्र है, वहाँ का ये शाहमल जाट नेता था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो शाहमल के जो सगे संबंधी या परिवार के लोग थे, वो आसपास के 84 गाँव में रहते थे। तो जैसे ही दिल्ली की तरफ से या मेरठ की तरफ से लोग आने लगे, तो ये जो बड़ौत क्षेत्र है तब एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र था और 57 की क्रांति की चिंगारी ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने का काम शाहमल ने किया। आगे आते-आते बहुत ही कड़ा संघर्ष हुआ अंग्रेज़ों के साथ में और आर.एच. डनलप ने कड़े संघर्ष के बाद में इस शाहमल को मारा था। ठीक है, ये 57 क्रांति थोड़ा-सा मैंने रिव्यू कर दिया है, यानी कि एक तरीके से बता दिया कि आसपास का रीजन किस तरीके से था। बात करते हैं इसके मेरठ के बारे में। तो 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। शायद तभी से चला आ रहा है, जो मेरठ है अभी भी एनसीआर का दर्जा है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे ज़िले हैं जो एनसीआर रीजन में आते हैं। ठीक है, आगे बात करें। 10 मई 1857 की जो क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई, जैसा मैंने आपको बताया कि जो किस तरीके से मंगल पांडे सीधा सा यहाँ से क्वेश्चन आया कि जो मंगल पांडे कौन से नेटिव इन्फेंट्री के थे। तो सीधा याद रखना, जो मंगल पांडे थे वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के थे और उन्होंने ही विद्रोह कर दिया था मार्च 1857 में, और मई आते आते तक एक तरीके से बड़ी क्रांति का रूप ले चुका था ये। आगे बात करें, जो फिरोज शाह तुगलक हैं, यहीं पर स्थित एक अशोक का स्तंभ था, उसको दिल्ली में स्थापित करवाया। आपने सुना होगा जो दिल्ली टोपरा अभिलेख, वो इसी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इसके ओडीओपी की बात करें तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जो मेरठ है मुख्य रूप से वो स्पोर्ट्स प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है और इसीलिए ओडीओपी के जो योजना है उसके अंतर्गत जो मेरठ का प्रोडक्ट है वो स्पोर्ट प्रोडक्ट के रूप में ही चिन्हित किया गया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो स्पोर्ट प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ का ओडीओपी है। नेक्स्ट बात करें अगर सारनाथ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे सारनाथ की, ये बनारस में ही पड़ेगा। ठीक है, इसका पूर्व नाम ऋषिपत्तन था। कई बार क्वेश्चन आया है कि सारनाथ का जो प्राचीन नाम, पुराना नाम या पूर्व नाम क्या है, वो क्या है आपका, वो ऋषिपत्तन है। साथ में बात करें अगर, जो महात्मा बुद्ध द्वारा पहला उपदेश दिया गया था वो यहीं पे दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा गया है और लोग कुछ अक्सर गलत करते हैं। क्यों, कैसे गलत होता है? क्वेश्चन दो तरीके से पूछते हैं कि भगवान बुद्ध का जो पहला उपदेश है वो किस नाम से जाना जाता है, वो क्या कहलाया, सीधी सी बात है। तो क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी कि जैसे ही भगवान महात्मा बुद्ध को गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई ब्रिजपालिका नदी के किनारे, उसके बाद में सीधे कहीं नहीं रुके, एक तरीके से वो सारनाथ चले आए। सारनाथ में आकर के उन्होंने 5 लोगों को अपना उपदेश दे दिया और उपदेश इस तरीके से दिया कि पूरा उनका धर्म प्रवर्तन हो गया। इस तरीके से याद रख सकते हो वो, और इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। ठीक है, इसको याद रख सकते हैं, अब याद रखना है इसको। नेक्स्ट है अशोक स्तंभ, यहीं पर है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो जाना जाता है वर्तमान में। अभी बहुत ही चर्चा में रहा था अशोक स्तंभ, जो हमारा नया संसद बन रहा है उसी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अशोक स्तंभ का एक तरीके से अनावरण किया। तो उसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टी, कई सारे जो ज्ञानवेत्ता या इतिहासकार हैं वो सामने आ गए, बोले कि भाई जो
मूल रूप से अशोक स्तंभ था उसमें कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई है। और जो संसद भवन के ऊपर ये जो लाट लगाई गई है सरों की, कुछ ना ये एग्रेसिव है, ये इनके बाल हैं, दांत निकले हुए हैं, एग्रेशन की मुद्रा में हैं। जो पहले वाले जो मूल रूप से अशोक के स्तंभ में सारनाथ में जो लगे हैं वो बिल्कुल शांत माहौल में है। कई कई बातें निकल के सामने आई, लेकिन ऐसा भी माना जाता है भाई कि कब तक कुछ ना कुछ तो चेंजमेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत शांति बना रहेगा, कोई भी आएगा थप्पड़ मार के चला जाएगा, चाहे वो चाइना हो, उधर पाकिस्तान एक तरीके से टोन करता रहता है। तो ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए मुझे लगता है पर्सनली कि वो इसी का प्रतीक है कि भाई पहले शेर शांत थे, अब जाग चुके हैं, अब आप बचिए जो भी बचना है, जो आसपास के जो चीज़ें हो रही हैं ये उनको देखते हुए। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है, वो कहाँ से लिया गया है? वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। और वो अशोक स्तंभ कहाँ पे है? वो सारनाथ में। कहाँ पे है ये सारनाथ? बनारस में है। और बनारस का जो ओडीओपी प्रोडक्ट है, मैंने पहले बताया है आपको, वो क्या है? वो आपकी बनारसी साड़ी के रूप में, यानी सिल्क साड़ी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर श्रावस्ती, श्रावस्ती के बारे में बात करें यहाँ पे, तो श्रावस्ती है क्या भाई? सूर्यवंशी राजा श्रावस्त के द्वारा स्थापित की गई थी। नाम से ही लग रहा है, सूर्यवंशी राजा श्रावस्त के द्वारा इसको स्थापित किया गया। और ये जो 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपद थे और उसमें एक महाजनपद था कोसल। तो कोसल की राजधानी को श्रावस्ती के रूप में जाना जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से याद रख सकते हैं आप। साथ साथ में देखो बहुत सारे टॉपिक हो रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक क्या हो रहा है? एक तो ओडीओपी हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? मैंने मोस्टली आपके महाजनपद कवर करा दिए हैं। महाजनपद से क्वेश्चन क्या आता है आपका? सिर्फ राजधानी पूछता है और कुछ इसके बारे में कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। राजधानी पूछेगा कि हमारी फलाना महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो सीधा सा ये आपको बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भाई। अगर हम श्रावस्ती के ओडीओपी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो ट्राइबल क्राफ्ट, क्योंकि जो श्रावस्ती है एक तरीके से जनजातीय समूह के रूप में जाना जाता है। वहाँ जनजातीय समूह बहुत सारे हैं, तो इसीलिए उनके द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट हैं यहाँ का एक तरीके से ओडीओपी जो हमारा परियोजना है उसके अंतर्गत डाल दिया गया। रीजन क्या है? लोग जाएंगे, वो खरीदेंगे, जो जनजातियाँ हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे और कुछ ना कुछ वहाँ पे खर्च करके आएंगे। तो उससे क्या होगा? जो जनजातियाँ हैं सामान बना रही हैं उनका एक तरीके से उद्योग चालू हो जाएगा और अपने एक तरीके से वो जो भी ज़रूरतें हैं, आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो पूरी कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना आपका जो श्रावस्ती का ओडीओपी क्या है, यानी प्रोडक्ट क्या है जो चिन्हित किया गया है, वो ट्राइबल क्राफ्ट है। कुछ भी हो सकता है वो, चाहे वो कोई कपड़ा हो, चाहे वो कुछ एक तरीके से डिब्बे टाइप के बना लिए, या लकड़ी का कोई सामान है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर मथुरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण की जो नगरी है उसके रूप में जाना जाता है ये। तो क्या है भाई? ये मथुरा के रूप में देखते हैं। सूरसेन जो है महाजनपद, इसकी राजधानी थी ये। मैंने जैसे बताया कि भाई बहुत सारे महाजनपद हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें अगला नंबर आता है सूरसेन का। सूरसेन महाजनपद 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी मथुरा थी। ठीक है, आगे क्या है? महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति यहीं पर है। ये बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान महात्मा बुद्ध, क्योंकि जो हमारा बौद्ध धर्म है उसमें महात्मा बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाता है, तो इसीलिए बोला गया भगवान बुद्ध की जो पहली मूर्ति है कहीं पूरे विश्व में, तो वो मथुरा में ही बनाई गई थी। आगे बात करें अगर मथुरा के समीप जो मधुबन, यहाँ ये एक स्टोरी सुनाते हैं आपको। यहाँ पे क्या था? जो मथुरा के समीप एक मधुबन है, वहाँ पे एक नारी थी, यानी महिला थी मधु, और उनके पुत्र थे लवण। वहाँ पे वो शासन करते थे। समय बीता और जो फैजाबाद यानी कि अयोध्या में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। साथ में 3 भाई और थे, उन्हीं में से एक भाई थे शत्रुघ्न। तो शत्रुघ्न और लवण की लड़ाई हुई। इसमें लवण की बहुत बुरी तरीके से हार हुई और यानी कि शत्रुघ्न जी ने उनको मार दिया, और वहीं पे उस मधुबन का नाम बदल करके मधु नगरी कर दिया गया। ठीक है, तो इसको छोटा सा है यहाँ पे स्टोरी के रूप में याद रख सकते हो। आगे बात करें, औरंगजेब के खिलाफ जो जाटों के नेता सूरजमल थे, उन्होंने विद्रोह किया। रीजन क्या था? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर बनाया गया। तो उस टाइम पे औरंगजेब क्या था कि हिंदू स्थापत्य कला को तोड़ रहा था, तो उसी में एक नंबर आया भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का, तो उसने तोड़ दिया। भाई वहाँ के जो जाट नेता थे उनको बहुत ख़राब लग गया कि भाई हमारा इतने मेहनत से मंदिर बनाया, उसको तोड़ दिया, कैसे हो सकता है ये? तो उनके साथ संघर्ष हुआ, बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ सूरजमल का। क्वेश्चन पूछते हैं सूरजमल किस क्षेत्र से संबंध रखते थे, आप बता सकते हैं इसको।
तो संघर्ष हुआ, उसके बाद में वहाँ से अलग हो गए, सूरजमल आगरा मथुरा से अलग हो गए, तो अपना एक नया शहर बसाया जिसका नाम था भरतपुर। भरतपुर आपको पता है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, यानी कि राजस्थान का प्रवेश द्वार मान सकते हो आप भरतपुर। और उसकी राजधानी उन्होंने मथुरा को बना दिया, यानी कि भरतपुर शहर बसा लिया और उसकी राजधानी मथुरा को बना लिया। क्योंकि आप जानते हो कि जो किसी भी देश या राज्य की राजधानी है, तो शासन संचालन हो वो राजधानी से ही चलता था और अभी भी चलता है। ये 1670 के आसपास की बात है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर मथुरा के ओडीओपी प्रोडक्ट के बारे में, तो सैनिटरी फिटिंग और कंठी माला। सैनिटरी फिटिंग क्या होता है ये, आप जैसे घर में टोटियाँ देखते हो, टोटी हो गया, शावर हो गया, पाइप हो गए, यानी जितने भी ये प्लम्बरी वाले सामान हैं उनके लिए मुख्य रूप से मथुरा को जाना जाता है और इन्हीं चीज़ों को ओडीओपी के अंतर्गत प्रोडक्ट के रूप में चिन्हित कर लिया गया। साथ में कंठी माला, भाई मथुरा, वृंदावन, ब्रज, ये आस ही पास की ये सभी शहर हैं, तो इसीलिए हो सकता है कहीं पे ना कहीं जो जो ओरिजिनल कंठी माला है वो यहीं पे मिलता है। एक क्वेश्चन आपको बताना है साथ में, जो लट्ठमार होली होती है वो कहाँ पे होती है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश के कई सारे एग्जाम में और मोस्टली लोग गलत करते हैं इसमें, वृंदावन, मथुरा, व्रज ये सब ऑप्शन भी देते हैं, साथ में बरसाना भी रहता है, जहाँ तक इसका आंसर जो है वो बरसाना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बिठूर। बिठूर भाई कानपुर से 10 से 12 किलोमीटर जाने पे बिठूर शहर पड़ेगा, गंगा नदी के तट पर है। यहाँ से ये भी याद रखिए भाई, जो शहर पूछते हैं उनके आसपास के जो प्रमुख नदियाँ उनको भी याद रखिए किसके कौन से तट पर बसा हुआ है, क्वेश्चन पूछ सकता है। जो बिठूर है भाई वो गंगा नदी के तट पर स्थित है, जहाँ तक कि कानपुर, उन्नाव, इलाहाबाद ये सभी जो बड़े बड़े मुख्य शहर हैं, यहाँ तक कि क्वेश्चन ये पूछा गया जैसे ये गंगा नदी बह रही है, ठीक है, एक साइड में कानपुर है और एक साइड में उन्नाव है, तो पूछा गया भाई जो उन्नाव है वो कानपुर के कौन से तट पर बसा हुआ है। भाई आपको देखो ये पता है नदी ऐसे बह रही है ना, तो ऐसे बह रही है तो लेफ्ट ये हुआ, ये लेफ्ट हो गया और ये हो गया इसका राइट। तो जो उन्नाव है वो गंगा नदी के लेफ्ट साइड में है, यानी कि बाएं तट पर है, जो कानपुर आपका है वो आपका दाएं तट पर है, ठीक, याद रखना छोटा सा ये। अगर बिठूर की बात करें तो बिठूर ये वाल्मीकि का आश्रम यहाँ यहीं पे मिलता है, जो रामायण के और महाभारत के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं, सॉरी महाभारत नहीं, रामायण के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं, रामायण के रचयिता, ठीक है। प्राचीन काल में इसे ब्रह्मवर्त तीर्थ के रूप में जाना जाता था और 57 की क्रांति का प्रमुख केंद्र भी रहा है। जो नानाराव जी थे वो मराठा एक तरीके से पेशवा थे, उनको अंग्रेजों के समय में जब एक तरीके से सहायक संधि हुई थी पेशवा बाजीराव के समय में 1803 में, तो उस टाइम पे जो नाना राव को निकाल दिया गया था और कानपुर के बिठूर शहर में वो अपने रहने लगे थे। इसीलिए अगर आप जाओगे वर्तमान में तो वहाँ पे नाना राव पार्क भी मिलेगा। वैसे अब तो वो प्रेमी जुगल के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से, मैं भी जा चुका हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं किस लिए गया था, वहाँ पे एक तरीके से म्यूजियम बना हुआ है। वहाँ पे म्यूजियम में जाओगे तो वहाँ पे सिंधु सभ्यता की जितनी भी मोहरें हैं, ईंटें मिलेंगी, लिपि देखने को मिलेगी और मेन चीज़ ये है कि कानपुर का नाम किस तरीके से कब कब किसके शासनकाल में कौन सी समय सीमा थी, कब पड़ा, वो सब देखने को मिलेगा। तो मौका मिले तो आप ज़रूर जाइए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब कुछ जानकारी के लिए, बाकी फालतू की चीज़ों के लिए नहीं। आगे बात करें जैसा, हाँ, कानपुर का जो आपका भाई कानपुर शहर के आसपास में बिठूर आपका है, तो कानपुर का जो ओडीओपी है आपको पता है लेदर प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। ये जो उन्नाव और कानपुर का रीजन है कई सारी लेदर फैक्ट्री के रूप में भी ये विकसित किया गया है और पीसीएस में क्वेश्चन भी आया कि लेदर प्रोसेसिंग सेंटर कहाँ पे है, इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, वो उन्नाव के आसपास में है। बात करें गोरखपुर की, गोरखपुर क्या है भाई, उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी एक तरीके से कर्मस्थली यही है और जो सांसद के रूप में चुने जाते हैं वो यहीं से चुन के आते हैं, ठीक है। राप्ती नदी के बाएं तट पर स्थित है, याद रखना आप, गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है, आपके राप्ती नदी किनारे। साथ में गीता प्रेस, गीता प्रेस किस लिए फेमस है, धार्मिक पुस्तकों की प्रिंटिंग के लिए। कोई भी रामायण की बुक उठा लीजिए, आजकल अगर भारत में किसी भी कोने में जाइए, किसी भी पुस्तक भंडार पे, किसी भी बुक स्टॉल पे जाइए आप, अगर वहाँ पे रामायण की पुस्तक है तो उसकी प्रिंटिंग गीता प्रेस में ही हुई होगी, यानी कि भारत में धार्मिक पुस्तक केवल और केवल यहीं छपती हैं, इसके अलावा भारत में और कहीं नहीं छपती हैं, ठीक है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ की जो मैगजीन थी उसका नाम था कल्याण, ये मासिक पत्रिका थी और इसका भी प्रकाशन गोरखपुर से ही होता था, ठीक है, इसको याद रख सकते हो। और यहाँ के जो
ओडीओपी प्रोडक्ट है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि गोरखपुर का ओडीओपी क्या है, यानी प्रोडक्ट क्या है जो जिले के रूप में चिन्हित किया गया है। तो वो आपका है टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट्स। देखिए रेडीमेड गारमेंट्स जो है कई जिलों में आ चुका है, जैसे अगर हमने बात की थी ललितपुर की, तो वहाँ भी रेडीमेड गारमेंट्स साथ में जो सॉफ्ट टॉयट है वो भी आए थे। लेकिन गोरखपुर का अगर मुख्य रूप से प्रोडक्ट माने हम तो टेराकोटा के रूप में जाना जाता है। जो चीनी मिट्टी की मूर्तियाँ हैं वो मुख्य रूप से यहाँ पे बनती हैं, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करें हम कन्नौज, नगर महोदय श्री के रूप में जाना जाता है। आपको पता है कन्नौज इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ का प्रोडक्ट ही परफ्यूम है। जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत देखें तो परफ्यूम को यहाँ का चिन्हित किया गया है इस ज़िले के लिए। रीज़न क्या है? दुनिया भर की जो जितनी भी इत्र हैं, परफ्यूम है, कुछ भी हो महक वाले सामान, वो कन्नौज में ही बनता है। प्राचीन समय में इसको नगर महोदय श्री के रूप में जाना जाता है और साथ में कान्यकुब्ज भी इसका नाम था, ठीक है। और बात करें अगर टालमी की जो पुस्तक है ज्योग्राफी का, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। साथ में जो 6वीं से 12वीं सदी तक भारत की राजधानी यही रही थी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत की राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी? कन्नौज थी। जो पहला वीडियो था हमने कन्नौज के बारे में बताया था कि यहाँ पे जो राजा जयचंद का शासन था और किस तरीके से सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु में उनका एक तरीके से साजिश रची थी मोहम्मद गौरी के द्वारा। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, द्वितीय तृतीय युद्ध हुआ था, उसी के दौरान पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। किस लिए बंदी बनाया गया था? कि जयचंद ने उनके साथ में छल किया था। रीजन क्या था छल करने का? जयचंद की पुत्री सम्राट पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी, लेकिन जयचंद नहीं चाहते थे कि उनकी शादी सम्राट पृथ्वीराज से हो। तो कहीं ना कहीं ये भी आप कनेक्ट कर सकते हो कन्नौज से। और यहाँ का मैंने ओडीओपी क्या बताया? ओडीओपी यहाँ का इत्र है, यानी कि परफ्यूम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? आगरा, भाई पेठा नगरी, ठीक है। क्या है? नदी कौन सी है? सभी को पता होगा, यमुना नदी। यहीं पे आपका ताजमहल भी बना हुआ है। और इसकी स्थापना के बारे में कई बार क्वेश्चन आया है कि आगरा शहर की जो स्थापना है वो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा की। लोदी वंश का जो शासक था ये, उसी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। साथ में बात करेंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? बाबर 1526 में आया था, पानीपत के युद्ध से भारत में इस अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली। बाबर से लेकर के औरंगजेब यानी कि 1707 तक मुगलों की राजधानी आगरा ही रहा, बाद में चेंज करके दिल्ली कर लिया। यानी कि जो उत्तर मुगल शासक थे वो उन्होंने दिल्ली कर लिया था। बाद में आगे क्या हुआ? आगरा के जो विकास के लिए, क्योंकि वह रीजन क्या था भाई, आगरा में इतने सारे मोनूमेंट बने हुए हैं, ऐतिहासिक स्थल बने हुए हैं, ताजमहल वहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए सरकार ने सोचा भाई, और सबसे ज़्यादा पर्यटक भी आगरा में ही आते हैं, तो सरकार ने सोचा भाई इसको डेवलप किया जाए और कहीं ना कहीं अच्छा होगा यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। जितना भी पर्यटक आएंगे रेवेन्यू जनरेट होगा, सरकार को भी फायदा होगा। तो इसीलिए आगरा महायोजना 2021 चलाई गई। किसके लिए? आगरा के विकास के लिए। और मुख्य रूप से क्यों विकास किया जाएगा भाई? यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। मैंने बताया था आगरा का जो ओडीओपी क्या है वो लेदर प्रोडक्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट है कुशीनगर। कुशीनगर एक ऐसा शहर है जो मुख्य रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के रूप में जाना जाता है। रीजन क्या है? यहाँ पे एक शहर है कुशीनगर, कुशीनगर तो उसकी बात ही कर रहे हैं हम। कुशीनगर में ही क्या हुआ? भगवान महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जब मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में, तो उस घटना को क्या कहा गया? तो उस घटना को कहा गया था महापरिनिर्वाण, ठीक है। इसको याद रख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु को क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में हुआ। साथ में पावा में महावीर स्वामी ने अपने प्राण त्यागे थे, यानी कि बौद्ध धर्म और मुख्य रूप से जैन धर्म को प्रचार में लाने के जो सहायक थे, चाहे वो हम बुद्ध की बात करें या महावीर स्वामी की बात करें, दोनों ने अपने प्राण कहाँ पे त्यागे? कुशीनगर में ही त्यागे, ठीक है। इसके विकास के लिए जापान के द्वारा मैत्रेय योजना चलाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि जापान मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को बढ़ावा देता है। कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध की जो यहाँ पे मृत्यु हुई थी, उसी के लिए जापान ने सोचा चलो इसको डेवलप करते हैं एज ए बौद्ध टूरिज्म के लिए। तो मैत्रेय योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है? वो जापान के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की जो शयन मुद्रा है वो यहीं पे
आपकी मिलेगी। सैन्य मुद्रा के रूप में जो मूर्ति है वो यहीं पे मिलेगी। और सबसे पहली मूर्ति कहाँ पे मिली है, मैंने आपको बताया था, वो मथुरा में है, मथुरा कला शैली में बनाई गई है, तो उसको आप याद रखना। आगे बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश का प्यारा सा नक्शा है, तो इसको आप देख सकते हैं। जो मैंने डिस्ट्रिक्ट डिस्कस किए हैं वो सभी इसमें आपको मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और बात करते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।